हेलो एवरीवन, शेखर चंद्र एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम परिवार टॉपिक के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले जो वीडियो हमने देखा है विवाह टॉपिक, उसके हमने 50 क्वेश्चन देख लिए थे। जिसने वह वीडियो नहीं देखा है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करके देख सकता है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे सभी साथियों तक ये प्रश्नों की सीरीज पहुँच सके। तो शुरू करते हैं हम आज के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, परिवार का अंग्रेजी शब्द क्या है? ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी फेमस, ऑप्शन सी फैमिलास, ऑप्शन डी फेमिना। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फैमिली शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है? ऑप्शन ए फैमुलस, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी लैटिन। इसका हमारा आंसर होगा फैमुलस। फैमिली शब्द फैमुलस से बना है, जिसका अर्थ होता है नौकर। इसका अर्थ होता है नौकर। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फैमुलस शब्द को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? ऑप्शन ए फेमिलेस, ऑप्शन बी फेमुलस, ऑप्शन सी फेमुलस, ऑप्शन डी फैमुलस। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी फैमुलस। फैमुलस शब्द जो है इसका अर्थ नौकर से लिया गया है और रोमन कानून के अंदर ये शब्द स्वामियों एवं दासों और अन्य नौकरों के साथ सामान्य वंश और विवाह के आधार पर संबंधित सदस्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो कि रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है तथा जो परस्पर नातेदार है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए प्लेयर का, ऑप्शन बी इलियट तथा मैरिल का, ऑप्शन सी अर्नोल्ड का, ऑप्शन डी डेविस का। आंसर है हमारा ऑप्शन डी डेविस का। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फैमुलस किस भाषा का शब्द है? फैमुलस किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी जापानी, ऑप्शन सी भारतीय, ऑप्शन डी रोमन। इसका हमारा आंसर है ऑप्शन डी रोमन। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, परिवार की भाषा एक दृष्टिकोण से की जाती है कि एक स्त्री बच्चे सहित तथा एक पुरुष उनकी देखरेख हेतु। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए बीसंज का, ऑप्शन बी मैरिट का, ऑप्शन सी इलियट का, ऑप्शन डी डेविस का। इसका हमारा आंसर है ऑप्शन ए बीसंज का। बीसंज को हम इस तरह लिखेंगे, बीसंज। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच पाया जाता है। ये परिभाषा किसकी है? डेफिनेशन पर दोबारा ध्यान दें। परिवार से हम उन संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच पाया जाता है। ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए इलियट की, बी अर्नोल्ड की, सी क्लेयर की, डी मैकावर एवं पेज की। तो इसका आंसर है हमारा क्लेयर की। क्लेयर को हम ऐसे भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए डेविस की, ऑप्शन बी इलियट तथा मैरिल की, ऑप्शन सी अर्नोल्ड की, ऑप्शन डी पेज की। तो इसका आंसर हमारा होगा इलियट तथा मैरिल की। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, परिवार संस्था एवं संस्थाईकृत सामाजिक समूह जिस पर जनसंख्या प्रायः स्थापन का भार है। ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए अमेरिकन ब्यूरो ऑफ सेशंस की, ऑप्शन बी अर्नोल्ड ग्रीन की, ऑप्शन सी मैरिल की, ऑप्शन डी पेज की। इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी अर्नोल्ड की, अर्नोल्ड ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विवाह सरलतम ढंग से कहाँ संपन्न किया जाता है?
ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी यूरोप में, ऑप्शन डी भारत में। इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप में। यूरोप में विवाह को जो है बहुत ही सरलतम ढंग से संपन्न किया जाता है और इसकी समय अवधि भी छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विवाह लंबी प्रक्रिया द्वारा कहाँ संपन्न किया जाना प्रचलित है। विवाह लंबी प्रक्रिया द्वारा संपन्न किया जाना कहाँ प्रचलित है। ए अमेरिका में, ऑप्शन बी कनाडा में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी भारत में। तो नेचुरली इसका आंसर आप सभी को पता होगा, लंबी प्रक्रिया द्वारा विवाह को संपन्न किया जाना भारत में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, परिवार समिति है या संस्था। ऑप्शन ए समिति है, ऑप्शन बी संस्था है, ऑप्शन सी समिति एवं संस्था दोनों। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी समिति एवं संस्था दोनों है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, समाज की मौलिक इकाई क्या है। समाज की मौलिक इकाई क्या है। ऑप्शन ए सामाजिक संबंध, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी पड़ोस। इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी परिवार, क्योंकि समाज की शुरुआत भी परिवार से ही होती है, इसलिए समाज की मौलिक इकाई परिवार को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, परिवार संस्था के रूप में स्थायी एवं सार्वभौमिक है परंतु एक समिति के रूप में अस्थायी है। ये कथन किसका है। परिवार संस्था के रूप में स्थायी एवं सार्वभौमिक है परंतु एक समिति के रूप में अस्थायी है। ये कथन ऑप्शन ए सत्य है, ऑप्शन बी असत्य है, ऑप्शन सी पूर्णतः असत्य है, ऑप्शन डी आंशिक सत्य है। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्णतः सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सबसे छोटा नातेदारी समूह कौन सा है। ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी पड़ोस, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी परिवार। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी परिवार। परिवार सबसे छोटा नातेदारी समूह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, त्वष्टा का मतलब क्या है। त्वष्टा का मतलब क्या है। ऑप्शन ए इच्छा, ऑप्शन बी आशा, ऑप्शन सी विश्वकर्मा देव, ऑप्शन डी रचना। तो इसका हमारा आंसर होगा विश्वकर्मा देव। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा होगा कि त्वष्टा का मतलब इच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर त्वष्टा का मतलब समाजशास्त्र में विश्वकर्मा देव से लगाया गया है, क्योंकि आरंभ में जब त्वष्टा का मतलब विश्वकर्मा देव जब नारी को बनाने लगा था, तब उसे ये पता चला कि पुरुष के निर्माण में वह सारी सामग्री समाप्त कर बैठा है और कोई भी स्थूल तत्व शेष नहीं है। इस उलझन में बड़ी सोच विचार के बाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने चंद्रमा की वर्तुलता को, लताओं की वक्रता को, प्रतानों के लचीलेपन को, घास के कंपन को, सरकंडे की तनुता को, पुष्पों के यौवन को और पत्तों के हल्केपन को और भंवरों की पंक्तियों के झुरमुट को, इन सभी को मिलाकर नारी को बनाया। और इसीलिए जब उनके पास कोई और सामग्री नहीं बची तो उसने नारी को बनाने के बाद उसे नर को सौंप दिया। इसलिए यहाँ पर विश्वकर्मा देव ही त्वष्टा का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, विश्वकर्मा द्वारा पुरुष को बनाए जाने में सारी स्थूल तत्व सामग्री समाप्त हो जाने पर नारी को बनाने के लिए कोई स्थूल तत्व शेष नहीं रहे, तो किन चीज़ों का प्रयोग विश्वकर्मा ने किया। सरकंडे की तनुता, ऑप्शन बी पुष्पों के यौवन, ऑप्शन सी पत्तों के हल्केपन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर मैंने आपको बताया इसका आंसर ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। पुरुष को बनाए जाने में सारी स्थूल तत्व सामग्री समाप्त हो जाने पर नारी को बनाने के लिए उन्होंने प्रकृति की सारी चीज़ों को एकत्र करके नारी का निर्माण किया और नर को सौंप दिया। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, प्राचीन वर्ण संकर सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया।
ऑप्शन ए पहले मानव विज्ञानी जे.एल. ल्यूबोक, ऑप्शन बी एच.एल. मॉर्गन, ऑप्शन डी वर्तमान में आर.बी. फ्राल्ट और ऑप्शन सी है हमारा जे.डी. फ्रेजर, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर ई। इन सभी ने वर्णसंकर सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माताएं द मदर्स नामक पुस्तक किसकी है? माताएं द मदर्स नामक पुस्तक किसकी है? ऑप्शन नंबर ए ब्रीफाल्ट, ऑप्शन बी मॉर्गन, ऑप्शन सी फ्रेजर, ऑप्शन डी मैकाइवर। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रीफाल्ट। ब्रीफाल्ट ने माताएं द मदर्स नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, परिवार की उत्पत्ति का क्या कारण है जिस कारण लोग विवाह करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है संतानोत्पत्ति, ऑप्शन बी लैंगिक संतुष्टि, ऑप्शन सी आर्थिक आवश्यकता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, मॉर्गन के अनुसार परिवार 5 अवस्थाओं से गुजरता है। इनमें से वह अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए रक्त संबंध परिवार, ऑप्शन बी समूह परिवार, ऑप्शन सी संदेशमियन परिवार, ऑप्शन डी एक विवाह परिवार, ऑप्शन ई पितृसत्तात्मक परिवार, ऑप्शन एफ उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन ना दे करके 6 ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि इससे आपको कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर एफ उपरोक्त सभी। ये 5 अवस्थाएं यही हैं, रक्त संबंध परिवार, समूह परिवार, संदेशमियन परिवार, एक विवाह परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिवार आज भी है जैसा कि पहले था, परंतु ऐसा नहीं है जैसा आज है। ये कथन किसका है? मैं रिपीट कर रही हूँ, परिवार आज भी है जैसा कि पहले था, परंतु ऐसा नहीं था जैसा कि आज है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए लिंटन का, ऑप्शन बी पेज का, ऑप्शन सी मजूमदार का, ऑप्शन डी दुर्खीम का। तो इसका आंसर हमारा है ऑप्शन सी मजूमदार का। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, सत्ता के आधार पर परिवार के कौन कौन से प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए पितृसत्तात्मक, ऑप्शन बी मातृसत्तात्मक, ऑप्शन सी पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक दोनों। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक दोनों। सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार होते हैं। यहाँ पर पितृसत्तात्मक, इसका अर्थ होता है कि जो परिवार है, परिवार का यहाँ पर कर्ता धर्ता पिता माना जाता है और माता घर का संचालन करती है। उसी प्रकार मातृसत्तात्मक में परिवार का मुखिया माता मानी जाती है और पिता घर का संचालन करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24, वैदिक काल में परिवार भारत में किस प्रकार का था? यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैदिक काल में परिवार भारत में किस प्रकार का था? यहाँ पर है ऑप्शन ए मातृसत्तात्मक, ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पर है हमारा ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा पितृसत्तात्मक। वैदिक काल में जो भारत में परिवार थे वो पितृसत्तात्मक थे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, एथेंस में पत्नी एवं पुत्रियों को कहाँ रखा जाता था? ऑप्शन ए बंद घर में, ऑप्शन बी जंगल में, ऑप्शन सी जनान खाने में, ऑप्शन डी पति के साथ। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी जनान खाने में। तो इसमें जो है एथेंस में कभी कभी पितृसत्तात्मक परिवार में किसी व्यक्तिगत स्त्री को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है, परंतु ये केवल अपवाद मात्र था, क्योंकि स्त्री को घर से बाहर जाने पर तथा सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का कम अवसर प्राप्त होता था। इसलिए एथेंस में पत्नी को और पुत्रियों को जनान खाने में रखा जाता था। वे कुल पिता की आज्ञा के बिना बाहर नहीं जा सकती थी
ठीक उसी प्रकार चीन में जो है लड़कियों के पैर बांध देने की प्रथा थी, जिसका एक आशय ये भी था कि उन्होंने घर से बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। चीन में लड़कियों के पैर बांध देने की प्रथा थी। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, पितृसत्तात्मक परिवार की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? ऑप्शन ए, पत्नी विवाह के उपरांत पति के घर रहने जाती है। ऑप्शन बी, पिता परिवार की संपत्ति का सर्वोच्च स्वामी होता है। ऑप्शन सी, वंशावली पिता के माध्यम से चलती है, बच्चों को उनके पिता के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इतना तो सभी को पता होगा, ये ऑप्शन तीनों ही सही हैं। पितृसत्तात्मक परिवार की मुख्य विशेषताएं ये सभी मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, परिवार के अंतर्गत शास्त्रीय सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी किसने दिया? तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेटो। ऑप्शन बी, अरस्तु। ऑप्शन सी, प्लेटो और अरस्तु दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा प्लेटो और अरस्तु दोनों। प्लेटो ने और अरस्तु ने शास्त्रीय सिद्धांत की क्लासिकल थ्योरी दी थी, लेकिन सन 1861 में, ध्यान दीजिए, 1861 में एक लेखक थे हमारे हेनरी मैन, समाजशास्त्र के। इन्होंने प्राचीन सभ्यता का अध्ययन किया तथा प्लेटो और अरस्तु के विचारों का ही समर्थन किया, इसलिए इनका नाम भी शास्त्रीय सिद्धांत में लिया जाता है। 1861 में, दोबारा याद कीजिए, 1861 में हेनरी मैन ने प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन कर प्लेटो और अरस्तु के ही विचारों का समर्थन किया था। शास्त्रीय सिद्धांत में प्लेटो और अरस्तु सर्वमान्य हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, यौन साम्यवाद सिद्धांत या सेक्सुअल कम्युनिज्म थ्योरी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक्सुअल कम्युनिज्म थ्योरी। ये किसने दी? ऑप्शन ए, मॉर्गन ने। ऑप्शन बी, ब्रीफाल्ट ने। ऑप्शन सी, ल्यूबोक ने। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ने। तो इसका हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। सेक्सुअल कम्युनिज्म थ्योरी मॉर्गन ने, ब्रीफाल्ट ने, ल्यूबोक ने, सभी ने दी। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, परिवार के कार्य कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 29, परिवार के कार्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए, जैविक सामाजिक कार्य, शारीरिक कार्य, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कार्य। ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक कार्य, शैक्षिक एवं धार्मिक कार्य। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। परिवार के हमारे कौन कौन से कार्य हैं? जैविक कार्य भी हैं, सामाजिक कार्य भी हैं, शारीरिक कार्य हैं, आर्थिक से संबंधित सभी कार्य हैं, सांस्कृतिक भी हैं, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक और धार्मिक भी हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, वंश के आधार पर परिवार के प्रकार कितने होते हैं? वंश के आधार पर परिवार के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार। ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार। ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार। ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रकार। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के। वंश के आधार पर परिवार 2 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें होता है एक मातृसत्तात्मक, सॉरी इधर लिख देते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मातृसत्तात्मक, दूसरा है हमारा पितृसत्तात्मक। वंश के आधार पर 2 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं भारत में, मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पितृवंशी और मातृवंशीय परिवार किस आधार पर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मातृसत्तात्मक। ऑप्शन नंबर बी, पितृसत्तात्मक। ऑप्शन नंबर सी, सत्ता के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी, वंश के आधार पर। तो ये आंसर आपको पता ही चल गया होगा, इस ऑप्शन नंबर डी, वंश के आधार पर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निवास स्थान के आधार पर परिवार के कौन कौन से प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पितृनिवास। ऑप्शन बी, मातृनिवास। ऑप्शन सी, नवीन निवास। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर पितृनिवास का मतलब है कि यहाँ पर जब एक महिला का विवाह होता है तब वह पति के घर जाकर रहती है। तो जो पति के पिता का घर है उसे हम पितृनिवास कहेंगे। और जब पति विवाह के बाद अपनी पत्नी के घर जाकर रहता है, पत्नी के घर अर्थात पत्नी के माता पिता के घर, तो उसे मातृनिवास कहते हैं। किंतु जब दोनों ही लोग एक दूसरे के घर न जाकर एक नया निवास स्थान ढूंढते हैं, जो उनका अपना निवास स्थान कहलाता है, उसे नवीन निवास कहते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, संख्या के आधार पर परिवार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी मिश्रित एवं विस्तृत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, विवाह के आधार पर परिवार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक विवाही, ऑप्शन नंबर बी बहुविवाही, ऑप्शन नंबर सी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार दो प्रकार से होते हैं, एक विवाही और बहुविवाही। और इसी में एक विवाह के अंतर्गत ही परिवार पाए जाते हैं। एक विवाह पाए जाते हैं एक पत्नी परिवार और एक पति परिवार, और वहीं पर हमारा दूसरा ऑप्शन जो है इसमें पाए जाते हैं एक पत्नी और एक पति परिवार। ठीक इसी तरह बहुविवाह में हमारे पाए जाते हैं बहुपत्नी और बहुपति परिवार। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, संपत्ति का स्थानांतरण परिवार में कितने प्रकार से होता है। संपत्ति का स्थानांतरण परिवार में कितने प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर ए मिताक्षरा, ऑप्शन नंबर बी 6 भाग, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। संपत्ति का स्थानांतरण परिवार में दो प्रकार से पाया जाता है, मिताक्षरा और दाय भाग। तो थोड़ा हम यहाँ जान लेंगे कि मिताक्षरा का क्या मतलब है। मिताक्षरा की जो शाखा है उसमें पुत्र का पिता की संपत्ति अर्थात पुत्र का पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार होता है। पुत्र पिता के साथ सहस्वामी होता है। संपत्ति के हस्तांतरण करने का पूरा अधिकार उसके पुत्र के अधिकार के कारण नियंत्रित ही होता है तथा एक के मरने के बाद ही संपत्ति का पूर्ण अधिकार एक व्यक्ति के पास रहता है। और वहीं पर हमारा दाय भाग, यहाँ पर ये 6 भाग नहीं होगा, यहाँ पर ये दाय भाग होगा। दाय भाग का यहाँ पर मतलब है हमारा शाखा, इस शाखा में पुत्र का पिता की संपत्ति में अधिकार जो है पिता की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न होता है। पिता का अपने जीवन काल में संपत्ति पर परम अधिकार होता है और पुत्र का उससे कोई संबंध नहीं होता, परंतु प्रत्येक व्यक्ति का अंश पिता की मृत्यु पर ही दाय के रूप में उसके दयादों को प्राप्त होता है। यहाँ पर दाय भाग की शाखा में उत्तरजीविता का नियम लागू नहीं होता। दाय भाग का मतलब ही होता है पैतृक धन का विभाग। और मिताक्षरा जो है, ध्यान दीजिए, मिताक्षरा ये हमारा असम और बंगाल में आज भी है। असम में और बंगाल में मिताक्षरा जो है संपत्ति का स्थानांतरण इसी प्रकार से होता है, और दाय भाग का भारत में होता है। मिताक्षरा का जो है असम और बंगाल में संपत्ति का स्थानांतरण का प्रकार पाया जाता है और भारत में दाय भाग का। यहाँ पर ये 6 भाग नहीं है, हम दोबारा बताएंगे, दाय भाग इस तरह से आप लिख सकते हैं, दाय भाग। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1958।
इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 1956। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, बेटी का भी संपत्ति पर अधिकार अधिनियम कब आया? जो बेटी का संपत्ति पर अधिकार का अधिनियम है वह कब आया? ऑप्शन ए 2005 में, ऑप्शन बी 2004 में, ऑप्शन सी 2006 में, ऑप्शन डी 2002 में। तो हमारा इसका आंसर होगा ये, बेटी का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ। ये हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया था। फिर इसी में संशोधन हुआ था 2005 में, जिसमें बेटी के संपत्ति का अधिकार अधिनियम भी जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, मातृनामी को क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए पितृसत्तात्मक, ऑप्शन बी मातृसत्तात्मक, ऑप्शन सी भारतीय, ऑप्शन डी इरोक्वीज। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मातृसत्तात्मक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लुंडबर्ग ने परिवार के 4 मूल्य कार्य कौन कौन से बताए हैं? ऑप्शन ए लैंगिक व्यवहार का नियमन तथा संतान की उत्पत्ति, ऑप्शन बी बच्चों की देखभाल एवं उनका पालन पोषण, ऑप्शन नंबर सी सहयोग एवं श्रम विभाजन, प्राथमिक समूह संतुष्टियाँ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, जिसमें हमारा लुंडबर्ग जो है उन्होंने बताया परिवार के 4 मूल्य कार्य। पहला हमारा ये हो गया लैंगिक व्यवहार का नियमन तथा संतान की उत्पत्ति करना, फिर होता है बच्चों की देखभाल और उनका पालन पोषण करना, तीसरा इन्होंने बताया सहयोग और श्रम विभाजन, और चौथा कार्य इन्होंने बताया है प्राथमिक समूह और संतुष्टियाँ। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, डेविस ने परिवार के 4 कार्य कौन कौन से बताए हैं? तो देखिए, डेविस ने परिवार के प्रमुख सामाजिक कार्यों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए संतानोत्पत्ति, ऑप्शन बी भरण पोषण, ऑप्शन सी स्थान व्यवस्था, ऑप्शन डी बच्चों का समाजीकरण, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये हमारे आंसर सभी होंगे। डेविस ने परिवार के 4 कार्य बताए, जिसमें पहला था हमारा संतान की उत्पत्ति करना, दूसरा संतान की उत्पत्ति के पश्चात उनका भरण पोषण करना, तीसरा स्थान की व्यवस्था को बनाए रखना, और चौथा है बच्चों का समाजीकरण करना। ये कुछ व्यक्तिगत कार्य भी करते हैं, परंतु ऐसे कार्य इनके सामाजिक कार्यों के उपसिद्धांत माने जाते हैं। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, ऑगबर्न ने परिवार के कार्यों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? ऑगबर्न ने, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, ऑगबर्न ने परिवार के कार्यों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? ऑप्शन ए 3 श्रेणी में, ऑप्शन बी 4 श्रेणी में, ऑप्शन सी 5 श्रेणी में, ऑप्शन डी 6 श्रेणी में। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 6 श्रेणी में। अब देखिए वो 6 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहली श्रेणी है उनकी स्नेह संबंधी, स्नेह संबंधी जिसे बोलेंगे अफेक्शनल, इस तरह भी लिख सकते हैं। अफेक्शनल, ये पहली है। दूसरी है आर्थिक यानी इकोनॉमिक, और तीसरी है मनोरंजन, और तीसरी श्रेणी के बाद आती है हमारी चौथी श्रेणी, जिसका नाम है सुरक्षात्मक, प्रोटेक्टिव, और पांचवी है धार्मिक, और छठी और लास्ट श्रेणी है हमारी जो ऑगबर्न ने बताई, श्रेणी हमारी है शैक्षिक। आज आपके परिवार टॉपिक के कुल 41 प्रश्न पूरे हो गए हैं। यहाँ सभी प्रश्न ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तथा कंपटीशन लेवल की किताबों से बनाए गए हैं। अगर आप हमारे प्रश्न को अच्छे से समझ रहे हैं तो साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, और इसके साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। मुख्य परीक्षा से जो है हमारी मुख्य सेविका परीक्षा से संबंधित आप किसी भी प्रश्न को पूछना चाहते हैं
तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई देगी। कल हम इससे आगे के टॉपिक से संबंधित प्रश्न देखेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।